सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमने अभी तक में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। दिवाली का माहौल है, क्रैकर्स को थोड़ा सा इग्नोर करें, बैकग्राउंड साउंड्स को। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आज हम लोग करने वाले हैं और साथ साथ हम लोग करने वाले प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। और छोटा सा एक हिस्सा है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। बहुत ईजी है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है हाफ एन आवर 40 मिनट्स से ज़्यादा ये जो लेक्चर है वो नहीं चलेगा। और इसी के साथ हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आई थिंक 2 महीने पहले हमने स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट होने वाला है 2-3 महीने पहले। सो या चलो जी भाई, लोग शुरू करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। अब देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता क्या है? फर्टिलाइजेशन होता है हमारे पास में द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। उस पूरे के पूरे प्रोसेस को, उस पूरे के पूरे प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी भी है खांसी मुझे, बट ठीक है, अभी मुझे थोड़ा एनर्जेटिक लग रहा है। और अब मैं आप लोग को एकदम पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाना चाहती हूँ। नो मोर डिले, नो मोर नथिंग, जस्ट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सो ड्यूरिंग copulation or coitus, semen is released by the penis into the vagina। अच्छा, पेनिस किसका होगा? मेल का। वजाइना किसका होगा? फीमेल का। और इस प्रोसेस को जो हम लोग सीमेन के रिलीज होता है जो थ्रू मेल पेनिस इनटू द फीमेल वजाइना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग बच्चा लोग इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन अभी आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में भी आएगा, ठीक है। वहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसमें आएगा। तो हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। The motile sperm swim rapidly, pass through the cervix, into the uterus, and finally reaches the ampullary region of the fallopian tube। मैंने आपको बताया था साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमारे पास में 2 आंसर्स आ सकते हैं। पहला जो आंसर होगा हमारे पास में वो होगा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, और दूसरा जो होगा वो एम्पुलरी रीजन। देखो, मैंने आपको पहले बताया था, अगर मान लो बाई चांस एक क्वेश्चन आता है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, ठीक है, और उसमें ऑप्शन है 4 हमारे पास में, उसमें एक ऑप्शन आ गया मान लो हमारे पास में एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, तो ये तो हमारा श्योर आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर ऑप्शन में नहीं रहता है तो हम लोग एम्पुला भी लगा सकते हैं। और अगर दोनों ऑप्शन में रह गया मैम, तो दोनों ऑप्शन में रह गया तो हम लोग का प्रेफरेंस रहेगा एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। ओके, ये बात ध्यान में रखना है, हमें हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके ना, हाँ, अब हम लोग आते हैं अपना एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी भी एम्पुलरी रीजन पे जो है वो वेट कर रहा है, वेट दे रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, बट हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर एम्पुलरी रीजन और एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन दोनों ही ऑप्शन में आ गया तो हमें क्या चूज करना है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। पास्ट फ्यू ईयर्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग वही आंसर आ रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन अकर इफ the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region। This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy, ठीक है। आपको पता है ओवम की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 24 आवर्स की होती है, ठीक है। और एक स्पर्म की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 3 डेज की होती है, अराउंड 72 आवर्स, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि आपके ओवुलेशन से 3 दिन पहले और ओवुलेशन के 3 दिन बाद वाला जो 1 हफ्ते का जो टाइम होता है, ये हाईली फर्टाइल टाइम होता है। इस टाइम पे हो सकता है कि बाई चांस कभी ओवुलेशन में एलिट सर्ज कभी 1 दिन पहले आ गया कि 1 दिन बाद आ गया, मतलब इट मे हैपन। तो हमें रिस्क क्यों लेना भैया, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि 1 हफ्ता वाला वो जो टाइम होता है ना, वो हाईली फर्टाइल टाइम होता है। तो उस टाइम पे कोई किस बिना अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो उस टाइम पे नहीं करना चाहिए इफ़ यू डोंट वांट टू कंसीव, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि एम्पुलरी रीजन में अगर हमें प्रेगनेंसी करानी है तो एम्पुलरी रीजन में स्पर्म और ओवम दोनों को एक टाइम पे, साइमल्टेनियस टाइम पे, मतलब एक साथ में जो है वहाँ पे आना पड़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बहुत बेसिक है, तुम लोग को आती है ये चीज़। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द entry of additional sperm। it ensures that only one sperm can fertilize an egg। मतलब एक ओवम है, इसको सिर्फ एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है। और इस चीज़ का ध्यान कौन रखता है? जोना पेलुसिडा। क्योंकि अगर मान लो ये एग है ना, इसमें एक स्पर्म जो है वो मान लो एंटर कर गया, ठीक है। तो अभी अपने जो चारों तरफ की जो लेयर है ना, इसको इतना जो है वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगी ना चारों तरफ की। अब नेक्स्ट जो स्पर्म है वो एंटर कर ही नहीं पाएगा। और जो फर्स्ट स्पर्म होता है ना हमारे पास में,
उसका सिर्फ हेड पार्ट वाला जो एरिया होता है, रीजन होता है ना, सिर्फ वही एंटर करता है। मतलब ये वाला जो रीजन होगा ना, ये वाला जो होगा ना, सिर्फ यही एंटर करेगा। इसके बाद बाकी जो टेल होगा वो टूट के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई हमारा तो साफ सीधा डील है स्पर्म से कि भैया देखो पूरा साइटोप्लाज्म जो होगा वो ओवम का होगा, बस तुम्हारा हमको क्या चाहिए, तुम्हारा हमको जेनेटिक मटेरियल चाहिए, बात खत्म, बस, ठीक है। और हाँ, एक और क्वेश्चन है कि ज़ोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने में स्पर्म का कौन सा पार्ट हेल्प करता है? एक्रोसोम। उसमें हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं वो, ठीक है, जो कि ज़ोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा को क्या करता है, डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, वही चीज़ आ गई यहाँ पे, ओके। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द ज़ोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो इसमें एक जब हमारे पास में पेनिट्रेशन हो जाता है उसके बाद जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte होता है वो अपना जो है सेकेंड म्योटिक डिवीजन में मेटाफेज 2 में अरेस्ट जो हो जाता है वो उसके बाद अपना फर्दर डिवीजन कंप्लीट करता है। वहाँ से सेकेंड पोलर बॉडी निकलती है और क्या निकलता है हमारे पास में, ओवम निकलता है। और उस ओवम को सेकेंड पोलर बॉडी डिजेनरेट ओवम क्या होता है वो फिर मेल के जेनेटिक मटेरियल से कंबाइन करता है और वहाँ पे क्या होता है जो है हमारे पास में गुड न्यूज़ हमें मिलती है, दैट इज जाइगोट हमें मिलता है। जाइगोट की प्लॉइडी 2n होती है, ठीक है। अब ये तो देखो ये बता रहा है कि हमारे पास जो होता है, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले कर सकता है। एक क्वेश्चन आता है ना कि साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द फादर बट नॉट बाय द मदर। एक क्वेश्चन आता है ना इसमें कि सोसाइटी जो होती है वो जनरली फीमेल्स को ब्लेम करती है फॉर बीइंग फॉर प्रोड्यूसिंग अ फीमेल चाइल्ड। जनरल अगर इंडियन सोसाइटी में देखा जाए, काफ़ी सारी सीरियल्स देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें ये चीज़ होती है ना, सास बहू को ताने मार रही है कि पता नहीं कैसे बहू है, कैसे इसके पैर हैं, इसने लड़की पैदा कर दिया, ये वो। लाइक आप लोगों ने दंगल मूवी तो देखी होगी ना, तो उसमें होती है ना ये सीन्स। तो कहने का ये मतलब है कि देखो इसमें क्या है भैया जी, वो आंटी जी एक्चुअली पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए उन्होंने ना ये हरकतें करी। अब देखो इसमें हमारे पास में हम बनाते हैं एक पुनीत स्क्वायर। ये हमने क्या बनाया बच्चा, पुनीत स्क्वायर बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है जी, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हम बनाते हैं पुनीत स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, सुंदर से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सुंदर सा बनाएंगे हम लोग पुनीत स्क्वायर। मतलब ये उतना भी सुंदर नहीं है बट है, ठीक है, काम चलाओ है ना। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मदर का है XX और ये फादर का है XY, ठीक है। हमें पता है कि फीमेल का XX होता है, मेल का XY होता है, ठीक है। ये फादर जी हैं हमारे, ये मदर जी हैं हमारे। अब अगर मदर का X आएगा, फादर का X आएगा तो ये XX बनेगा। मदर का X, फादर का X, XX, फीमेल फीमेल बनी। मदर का तो X ही आएगा फिर भी, और फादर का क्या आएगा, Y। तो यहाँ पे देखो तुम्हें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये फादर हैं जिन पर डिपेंड कर रहा है कि जो है बच्चा वो लड़का होगा या लड़की, ठीक है। तो सोसाइटी को फीमेल्स को ब्लेम करने में कोई ये फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये 50, देखो ऐसे तो रिस्पॉन्सिबल फादर भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं कह सकते ना कि कौन सा स्पर्म जो है वो रेस जीतेगा और कौन सा स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा वो उनको। बट द थिंग इज़ दैट कि ये फादर के जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जो चाइल्ड है वो लड़का होगा कि लड़की। लेकिन इसमें फादर का भी कोई रोल नहीं होता है, ये इस चीज़ को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ओके ना। तो ये वाला थोड़ा सा देख लेना पैराग्राफ, बस यही है जो बताया मैंने, इसको अपने लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेना। ये बहुत अटपटा सा चीज़ लगता है बताना क्योंकि ये बेसिक्स है, ठीक है। द म्योटिक डिविजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव थ्रू द इस्थमस टू द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। हाँ अब देखो क्लीवेज यहाँ पे एक जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है। क्लीवेज इज अ माइटोटिक डिविजन। माइटोटिक डिविजन है तो उसको माइटोटिक डिविजन ही कहते हैं ना, अलग से नाम क्लीवेज क्यों दिया। तो देखो cleavage is a division in which the number of cell increases but the size of the group of cell remains same, ठीक है। जैसे अगर मान लो इतना बड़ा एक सेल था जाइगोट हमारे पास में, तो अब जो डिवीजन होगा ना इसमें 1 से 2 सेल बनेगा, 2 से 3 सेल बनेगा, 3 से 4, 5, 6, मतलब इसी में डिवीजन होगा और वो इतना ही बड़ा रहेगा। वो जो बंच ऑफ सेल है ना वो इतना ही बड़ा रहेगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा बट द वॉल्यूम ऑफ द सेल विल नॉट इंक्रीज, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा रैपिड डिवीजन होता है ना कि साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ाने का टाइम ही नहीं मिलता है, बस नंबर बढ़े जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ब्लास्टोमेयर बनाते हैं। ब्लास्टोमेयर हम 2 से 16 सेल तक को ब्लास्टोमेयर कहेंगे, 16 to 18 को हम लोग मोरुला कहेंगे। क्या कहेंगे, मोरुला कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो मोरुला बनता है ना, मोरुला में ब्लास्टोसाइट बनता है। देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना पूरा, ये वाला समझो, ठीक है, ये वाला समझा।
स्पर्म ओवम फ्यूज किया, इसके फ्यूजन को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या बनाया, जाइगोट बनाया। जाइगोट इज द हम ऐसा भी कह सकते हैं, जाइगोट इज आइडेंटिकल या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट नहीं बनता, उसमें क्लोन बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है हमारे पास, ठीक है। अब जाइगोट में होगा क्लीवेज। क्लीवेज क्या चीज़ है हमारे पास में, द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन और द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक सेल डिविजन इन विच द number of cell increases but the volume of the group of cell remains same, ठीक है। हम लोग पहले से बोलते थे बट द साइज ऑफ सेल रिमेन सेम, तो बट ऐसा नहीं होता है, साइज ऑफ सेल तो छोटा होता जाता है बट ग्रुप ऑफ सेल का जो वॉल्यूम है या साइज है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ब्लास्टोमेर। ब्लास्टोमेर हम लोग कहाँ से कहाँ तक को बोल रहे हैं, ब्लास्टोमेर हम लोग कह रहे हैं 2 to 16 सेल स्टेज को कह रहे हैं, और 16 to 32 सेल स्टेज को मोरुला कह रहे हैं। मोरुला फर्दर जो होगा आगे जाकर के हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। ब्लास्टोसिस्ट हमारे पास में पूरा गोल सा जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा ना, उसका ऊपर में एक लेयर बनेगा, वो कहेगा ट्रोपोब्लास्ट, उसको हम लोग कहेंगे। और अंदर में एक साइड में हमारे पास में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी ये है, मेरे पास अभी बर्फी आई है, ठीक है। तो दिवाली है गाइस, हैप्पी दिवाली। अब देखो हम इससे समझेंगे ना, इससे हम लोग समझेंगे ये वाले कंडीशन को, ये वाले कंडीशन को, ब्लास्टोसिस्ट वाले कंडीशन को, ठीक है। देखो अभी हमारे पास क्या है, अरे यार देखो अभी हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास है ब्लास्टोसिस्ट। क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का ये जो कॉर्नर वाला एरिया ना, दिस कवर वाला एरिया, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज व्हाट, ट्रोफोब्लास्ट। ये वाला जो दिख रहा है, रुक जाओ, ये वाला जो दिख रहा है ना, ठीक है, दिस इज दिस, ओके, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। अब इसके साथ में ये जो बर्फी है ना अंदर में, दिस इज द ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या, ये वाला पार्ट, दैट इज इनर सेलुलर मास, ठीक है, इनर सेलुलर मास। ये चीज है हमारे पास में, क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट। ये हमारे पास क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट। ये चीज दिख गई, इनर सेल मास। अब देखो ये इनर सेल मास जो बना ना, ये ट्रोफोब्लास्ट जो बना ना, इसी में आगे जाके आपका फर्दर डिवीजन होता है, जर्म लेयर्स बनते हैं। जर्म लेयर्स हमारे पास 3 होते हैं, दैट इज एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म बाहर वाला होता है, एंडोडर्म अंदर वाला होता है, मेसोडर्म बीच वाला होता है। अगर सेल एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो क्लियर होगी, ठीक है। और इसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट हो जाता है, और हम लोग एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी तभी कहते हैं जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उससे पहले तो कुछ भी हो सकता है। ये हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। देखो हमारे पास में जो है, हमारे पास में जो है, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एक सक्सेसफुल कंसीव हो चुका है, ठीक है। अब देखो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई which are surrounded by uterine tissue and maternal blood। अब हम maternal blood क्यों बोला है, paternal blood क्यों नहीं बोला है, क्योंकि बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, पापा के पेट के अंदर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे maternal blood कहा है। Now chorionic villi and uterine tissue become इंटर कहाँ चला गया, हाँ, इंटरडिजिटेटेड, ओके, इंटरडिजिटेटेड मतलब एक साथ में से मिलते हैं विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस एंड मैटरनल ब्लड कॉल्ड प्लेसेंटा। मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमारे पास में, ये बताया है कि जो हमारे पास फीटस होता है, फीटस के डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, वहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आता है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें नाउ इसमें यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। मैटरनल बॉडी का क्या मिलेगा हमारे पास, एंडोमेट्रियम, जो यूट्राइन वॉल का इनर वॉल होता है, एंडोमेट्रियम वो जुड़ता है। और फीटल बॉडी का जो हमारे पास में है, अम्बेलिकस से अम्बेलिकल कॉर्ड जो निकलता है, वो नाभि जो होती है ना वो अम्बेलिकस होता है, वहाँ से जो अम्बेलिकल कॉर्ड निकलता है वो जुड़ता है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करने के लिए। नाउ प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste produced by the embryo, and the placenta is connected to embryo through umbilical cord. Now it is very basic कि हमारे पास में जो भी न्यूट्रिशन देने का काम है, ऑक्सीजन देने का काम है फीटस को, वो करेगा हमारे क्या, प्लेसेंटा करेगा। एंड जो हमारे पास में वेस्ट रिमूवल
और CO2 रिमूवल का काम जो है वो कौन करेगा, वो भी प्लेसेंटा ही करेगा, ठीक है। और बच्चे से क्या जुड़ा रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा रहता है ना। अब प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन इंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, दैट इज ह्यूमन chorionic gonadotropin, and human placental lactogen HPL, and estrogen and progesterone इसके बाद में एक और हार्मोन होता है जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होता है रिलीज, लेटर फेज में, दैट इज रिलैक्सिन एंड ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द ओवरी से ही सिक्रीट होता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वुमेन में 3 स्पेशल टाइप के हार्मोन्स मिलते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मिलते हैं, ठीक है। एक HCG, HPL और रिलैक्सिन, ठीक है। ये 3 हमारे पास में जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मिलते हैं। तो जो हमारे पास में प्रेगनेंसी वाला टेस्ट जो होता है ना, प्रेगनेंसी वाला टेस्ट, यार एक तो इतनी गर्मी हो रही है ना, एक जो प्रेगनेंसी वाला टेस्ट होता है ना हमारे पास में, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा तुमने, या फिर एड्स वगैरह भी आते हैं, प्रेगा न्यूज़ का ऐड आता है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है, एक पतला सा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा पतला सा एक पैलेट आएगा, उस पर आपको ब्लड डालना पड़ेगा, ब्लड ड्रॉप अपना प्रिक करके डालना पड़ेगा। एक यूरिन टेस्ट वाला भी आता है, तो अलग अलग टेस्ट आते हैं, मुझे अब बहुत अच्छे से नहीं मालूम है इसके बारे में, ठीक है। तो जो हमारा पैलेट आएगा उस पर मान लो आपने प्रिक किया अपने हाथ को, वहाँ से ब्लड लिया, उस ब्लड को एक साइड में पॉइंटेड डिप्रेशन होगा उसमें डालना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आता है कि 2 या 3 लाइन बनेगी, तो आपका वो कंफर्म होता है, वो आपके चैट में रहता है। तो वो बेसिकली आपका देखता क्या है, वो बेसिकली आपका देखता है ये HCG है क्या आपके ब्लड में, ये HPL है क्या आपके ब्लड में, ये रिलैक्सिन है क्या आपके ब्लड में, और ये तुरंत कोइटस के टाइम में आपका रिलीज नहीं होना स्टार्ट होता है। ये कब होता है, ये जब प्लेसेंटा बनता है। और प्लेसेंटा कब बनेगा, इम्प्लांटेशन के बाद। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल कब कहलाएगी, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो अभी तुम्हारा जो है फर्टिलाइजेशन हो गया लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो गया तो वो प्रेगा न्यूज़ से आपका पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं। जब तक आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, जब तक आपका प्लेसेंटा नहीं बनेगा, तब तक आपका जो है वो गुड न्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। चलो, नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several fold in the maternal blood. ये सारी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। Supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. इन सब चीज़ों के लिए ये जो है ना हमारे पास में अलग अलग टाइप के हार्मोन्स हैं, उनके भी लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है। तुम्हें बस याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। Immediately after implantation, the inner cell mass embryo differentiated into an outer layer. एम्ब्रियो का जो आउटर लेयर होता है वो एक्टोडर्म बनाता है, इनर लेयर एंडोडर्म बनाता है, और इन दोनों के बीच में बहुत ही जल्दी मीजोडर्म जो होता है वो बनके रेडी हो जाता है। ये 3 लेयर्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के ऑर्गन हमारे बॉडी में बनाते हैं। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल्स मैं आप लोगों को कुछ दे देती हूँ कि एक्टोडर्म से हमारे पास में क्या क्या बनता है। एक्टोडर्म से हमारे पास में बनते हैं सबसे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास बनता है न्यूरल सिस्टम, ठीक है। मीजोडर्म से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास बनता है हार्ट, और एंडोडर्म वाला मुझे याद नहीं, एंडोडर्म वाला देखना पड़ेगा, ठीक है। Now the inner cell mass contain certain cell called stem cell which has the potential to give rise to all the tissue and organs. एक हमारे पास स्टेम सेल होता है जो किसी भी तरीके के सेल्स को जो है वो जन्म दे सकता है। स्टेम सेल एक नॉन डिफरेंशिएटेड सेल होता है। स्टेम सेल एक नॉन डिफरेंशिएटेड सेल होता है जो चाहे तो हमारा ब्रेन सेल भी बना सकता है, चाहे तो हमारा कार्डियक सेल भी बना सकता है, चाहे तो हमारा किडनी सेल भी बना सकता है, ठीक है। हेपेटिक सेल भी बना सकते हैं, बहुत सारे सेल्स का वो जो होता है वो बर्थ दे सकता है, ठीक है। नाउ एम्ब्रियो, इसमें हमारे पास में एग्जाम्पल नहीं दिया है, एक सेकेंड बच्चा लोग, इसमें हमारे पास में नो एग्जाम्पल फॉर एंडो एक्टो मेसोडर्म। ओहो, अब मैं कैसे कंफर्म करके बताऊँ एंडोडर्म का। चलो ऐसा करूँगी ना, मैं एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म का ना एक पोस्ट डाल दूंगी जिसमें तीनों के बहुत सारे नाम रहेंगे, ठीक है। जिससे मेरे पास अलग से है चार्ट जिसमें एक्टोडर्म के लगभग 10 अलग अलग टाइप के हमारे बॉडी पार्ट्स निकलते हैं एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मीजोडर्म से, ऐसे 5-5, 10-10 नाम है सब में। तो वो मैं देखती हूँ, वो मिलता है ना मुझे, तो वो मैं डाल दूँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे एज सच अभी एंडोडर्म का बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। एक्टोडर्म और मीजोडर्म का तो है, मीजोडर्म में और तुम्हारे विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। एंडोडर्म में यार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, नहीं भाई एंडोडर्म देखना पड़ेगा, एंडोडर्म देखना पड़ेगा। चलो गलत एग्जाम्पल देने से बेटर है, मैं देख लूँगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल मूव अप ऑन
अब हम लोग जेस्टेशन पीरियड में कौन से ऑर्गन और हमारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं वो देखेंगे हम लोग थोड़ा। इसका तुम लोग ऐसा करना ना, टेबल फॉर्म में बना लेना। फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, सेकंड मंथ में क्या बनता है, थर्ड मंथ में क्या होता है, फोर्थ, ऐसे करके जितने मंथ का है ना इसमें उस हिसाब से बना लेना। जैसे 12 वीक 3 ट्राइमेस्टर लिखा है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर लिखा है ना 12 वीक, तो थर्ड मंथ लिखना, तो मंथ वाइज बनाना, मंथ में ही ब्रैकेट में वीक्स लिख देना, ठीक है ना। आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हर्ट इज फॉर्म। सबसे पहले जो बनने वाला ऑर्गन है वो दिल है, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग द हर्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। बच्चे का जो सेकेंड मंथ खत्म होते होता है लिम्स और डिजिट्स वगैरह बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ऑफ 12th वीक दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीना खत्म होने वाले जब रहता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर वेल डेवलप्ड 3 महीने तक, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट मूवमेंट जो होती है फीटस की एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ, ठीक है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक दैट इज एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना उससे आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस बन जाती हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 9 month ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली रेडी एंड वो बाहर आने के लिए और रोलर कोस्टर वर्ल्ड को जो है एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो जाता है। तो विद दिस हियर इज द 9 month का जो है पूरा चार्ट एंड हाँ वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मुझे पता नहीं क्यों ये चैप्टर बिल्कुल अजीब, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है ये चैप्टर ना। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, ठीक है, जिसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एंड जो ओके अब ये सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। देखो हमारे पास जो पार्चुरेशन वाला प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारे पास में 2 सिस्टम से ना काम करता है, 2 सिस्टम से जो ये है मोटिवेट होकर के काम करता है। एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, एक होता है हमारे पास में न्यूरल सिस्टम। ये यहाँ पे देखो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है ये, ठीक है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन काफ़ी इजी टू लर्न है, ठीक है, पार्चुरेशन का जो प्रोसेस होता है। पहली बात तो बहुत बच्चे इसको पार्चुरेशन पढ़ते हैं, जो कि मैंने भी किया था कभी, बट इसको पार्चुरेशन पढ़ते हैं, नॉट पार्चुरेशन, ठीक है। और अब देखो हमारे पास में क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास में जब 9 month कंप्लीट होता है तो सबसे पहले हमारा जो प्लेसेंटा है वो सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है। क्या सिग्नल मिलता है, तो ब्रेन को सिग्नल देता है भैया अब हमारा हो गया है 9 महीने पूरे, अब हमें ज़रा इस बच्चे को बाहर फेंकना है, बहुत 9 महीने से झेल लिया हमने इसे, अब इसे बाहर भेजो, अब इसकी माँ को संभालने दो इसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ब्रेन बोलेगा हाइपोथैलेमस का कि भाई अब देख जो है बेबी को पार्चुरेशन कराना है, अब जल्दी जल्दी जो है वो सिग्नल दे पिट्यूटरी को और बोल ऑक्सीटोसिन भेजे। ऑक्सीटोसिन क्या है, लव हार्मोन। पिट्यूटरी के पास में जाएगा, हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी के पास में सिग्नल भेजेगा, पिट्यूटरी जो है वो ऑक्सीटोसिन को जो है वो रिलीज कराएगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और ये जा करके यूट्रस के किस वॉल पे जो है अपना फंक्शन दिखाएगा। सोचो सोचो सोचो, आता है तुम्हें, आता है, वेरी गुड। मीजोडर्म पे जो है ऑक्सीटोसिन अपना काम करेगा। मीजोडर्म एक स्मूथ मसल से बनी हुई लेयर है जो सबसे बीच में पाई जाती है, बाहर में मिलती है पेरीमेट्रियम, अंदर में मिलती है एंडोमेट्रियम और बीच में मिलती है मायोमेट्रियम। मैं मीजोडर्म कह रही थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब मायोमेट्रियम के ऊपर अपना जाकर के फंक्शन करेगा कौन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये जो यूट्रस है इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। तो अब ये जो है ये हमारे पास में क्या करेगा, ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने सेकंड लेक्चर में शायद बताया है, मुझे याद आ रहा है, ठीक है, जब मैं आपको वॉल्स ऑफ यूट्रस पढ़ा रही थी तब, ठीक है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वाला ये जो प्रोसेस है पार्चुरेशन का, ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा, उतना ज़्यादा हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, उतना ज़्यादा पिट्यूटरी के पास जाएगा, उतना ज़्यादा पिट्यूटरी जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा कॉन्ट्रैक्शन उतना बढ़ेगा। अब जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा वापस ब्रेन से हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे सिग्नल जाएगा, उतना ज़्यादा हमारे पास में जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, दिमाग पे सिग्नल जा रहा है, सिग्नल से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, फिर वो ऑक्सीटोसिन जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। तो ये एक साइकिल बन रही है, पॉजिटिव साइकिल बन रही है, चीज़ों को फॉरवर्ड पुश करने के लिए।
तो इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इस पूरे प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। और साथ साथ में ये जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वाला जो फेज होता है इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन मसल में कौन सा वाला यूट्राइन वॉल, मायोमेट्रियम, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है, फर्दर स्टिमुलेट्स द ऑक्सीटोसिन, सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। Stimulatory reflex between uterine contraction and oxytocin secretion continue, resulting in stronger and stronger contraction, leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal and it is called parturition। भैया मुबारक हो, बच्चा पैदा हो चुका है, ठीक है। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus। लगभग बच्चे की डिलीवरी के आधे घंटे के बाद वही कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, ठीक है। mammary gland of the female undergoes differentiation during pregnancy and start producing milk toward the end of the pregnancy by the process of lactation। lactation की बात करें तो milk formation कौन से हार्मोन की वजह से होता है, that is prolactin, and secrete कौन से हार्मोन की वजह से होता है, that is oxytocin, ठीक है। इसीलिए तुरंत से जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही आपके बॉडी में जो है, आई मीन आपके बॉडी में नहीं, जो मदर होती है उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का, क्योंकि लेवल हाई रहते हैं ना कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, तो मिल्क इजेक्शन भी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, इसको तो बच्चे को कंज्यूम करना ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो IgA है, कहते हैं हमारे जीवन का जो पहला अल्फ़ाबेट, A अल्फ़ाबेट है, वो हमारी माँ से मिलता है, दैट इज़ एंटीबॉडी के फॉर्म में IgA हमें हमारी माँ से मिलता है, ठीक है। विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाई डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ये पढ़ने में। अब तुम लोग इसके पूरे के पूरे जो है ना पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आराम से लगाओ, ठीक है। एनसीईआरटी तो पहले रीड कर लेना, फिर क्वेश्चंस लगा लेना, फिर PYQs टॉपिक वाइज लगा लेना। पूरा चैप्टर तुम्हारा फुल्ली फिनिश्ड है, ठीक है। कहीं कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, समझ आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो चैप्टर होगा दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर आता है, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे एंड फिर जेनेटिक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे फटाफट से। मैं कोशिश करूँगी कि दिसंबर होने से पहले, वैसे तो मैं हमेशा ये चीज़ लेके चलती हूँ, बट मेरा भी जो है कॉलेज है ना, और अभी तुरंत से दिवाली वगैरह के बाद छठ वगैरह होगा हमारा, और वो कंप्लीट होने के बाद एक्चुअली अभी मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ हमारा दिवाली जा चुका है, कल दिवाली हो चुकी है, आज मैं ये जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये ऑब्वियसली और लेट से तुम लोगों के पास पहुँचेगी, बट मैं कोशिश करूँगी जितने कम गैप पे जो है वीडियोस रिलीज़ करूँ। इसके बाद में मैंने ये सोचा है कि मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कराऊँ, क्योंकि अभी तो देखो छठ के बाद मेरी छुट्टियां ख़त्म है, तो आई हैव टू गो टू माय कॉलेज, और वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में, क्योंकि एक हमारे खुद का पढ़ाई का टाइम जो है वो सेट नहीं हो पाता है। मैं अभी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही हूँ इन चीज़ों में, एंड अभी तो हमारा एक इंटरनल एग्ज़ाम्स भी है जाते के साथ ही, तो हो सकता है उस टाइम पर नहीं, बट उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगी कि हाँ धीरे धीरे से बट कॉन्स्टेंटली वीडियो जाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब मुझे उसके साथ में मैनेज करना पड़ेगा, और क्योंकि मुझे ये चैनल भी अच्छे से चलाना है, तो आई हैव टू डू इट एंड या आई विल डू इट। सो हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी, 1 साल से मैं काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव हूँ, तो ठीक है मैं करूँगी इसमें मैनेज। एंड इसके साथ साथ अगर बाई चांस दिसंबर तक पूरा कंप्लीट ना हुआ ना, सो डोंट वरी, तुम लोग खुद का रीडिंग लगाते रहो। हम कॉन्सेप्चुअल मैप वाला तो पक्का पूरा सीरीज़ करने वाला है, और मैं पहले 12th से ही स्टार्ट करूँगी, देन मैं 11th वाले कॉन्सेप्चुअल मैप्स वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तो दिसंबर में इतना तो मैं तुम्हें श्योरिटी दे रही हूँ, दिसंबर लास्ट में मेरी छुट्टियाँ बढ़ेंगी, और मैं अगर पर डे 1 चैप्टर भी कराऊँ ना, तुम्हारा 1 चैप्टर भी नहीं, आई थिंक मैं पर डे 2 चैप्टर करा सकती हूँ तुम्हें। हाँ वीडियोस लेट जाएंगी, बट मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो वो टोटली मेरी प्रॉब्लम है, बट तुम्हें उसके बाद में पक्का कॉन्सेप्चुअल मैप वाली दिसंबर एंड से तुम्हें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसकी वीडियोस, वो वीडियोस ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, 20 मिनट मुश्किल से, या फिर 30 मिनट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, ठीक है। तो इसके साथ में हम लोग करेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल मैप यार समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। अगर ये मुझे शायद मेरे टाइम पे मिली रहती है तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती। अगर तुम पे NCERT ऐप है तो यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर। उनका एक सेक्शन है कंसेप्चुअल मैप का, और उसमें हर एक चैप्टर की एक पेज के अंदर पूरा मैप टाइप का बना रखा है, और वो बहुत ही प्यारा है, इतना अच्छा कि अगर तुम उसे प्रिंट आउट करा लो ना भाई, मैं मजाक से बता रही हूँ, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा।
तो चलो फिर ये सारी चीज़ें करो, बोलने में तो काफ़ी इजी होता है ना, करने में थोड़ी होता है मुझे भी पता है, मैं भी इन चीज़ों से निकल चुकी हूँ अब। तो या चलो विद दिस वी आर डन एंड आई होप तुम लोगों ने आयुर्वेदा बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा की वीडियो जो है मेरे दूसरे चैनल पे वो देखी होगी। नहीं देखी होगी तो मैंने उसका जो है पोस्ट सेक्शन में पोस्ट भी किया था, देख लेना। काफ़ी टाइम हो चुकी है इस वीडियो को और वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। लाइक ऑन ग्राउंड जो आयुर्वेदा के बारे में नॉलेज है ना बच्चों को क्या मतलब नॉर्मल लोगों को, वो काफ़ी गलत नॉलेज है और जिसके बारे में हमने थोड़ा सा मिथ बस्ट किया है वहाँ पे। एंड वो वीडियोस जब मैं इनिशियली आई थी ना तो अपने सीनियर्स के साथ बनाई थी एंड इट इज़ वेरी गुड वीडियो। वो तुम्हें मैं रिकमेंड करूँगी देखना जा करके, और अगर नहीं मिलती है मैं पोस्ट सेक्शन में ना तो मैं तुम्हें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड वो वीडियो ऐसी है ना कि वो चीज़ें हम तो आयुर्वेदा के स्टूडेंट है फिर भी हमें स्टार्टिंग में डाउट था, जबकि हमने इतना कुछ देखा था उसके बारे में एडमिशन लेने से पहले BMS में। बट वो सारे डाउट्स जो है हमारे वहाँ पे क्लियर हुए हैं हमारे सीनियर्स के साथ। एंड सीनियर्स ने कहा कि क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे उठाए थे और वो क्वेश्चंस मैंने ऑन ग्राउंड अपने सारे फ्रेंड्स से पूछ के, पूरे बैचमेट से पूछ के लिए थे। तो वो बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली लोगों को आते हैं, ठीक है। तो यू कैन चेक इट आउट ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक मैं जो है बहुत प्रैक्टिकल बात करूँ तो MBBS में काफ़ी कंपटीशन है, ठीक है। अगर बाई चांस लाइक आई जस्ट विश कि तुम्हें बेस्ट ऑप्शन मिले तुम्हारे लाइक, लेकिन बाई चांस अगर कहीं भी हम लैक करते हैं तो वी शुड कीप अ प्लान बी इन आवर माइंड, ठीक है। जिससे क्योंकि हमें प्रैक्टिकल सोचो ना कि अब ऐसा कंपटीशन फीस आ चुका है ना कि अब मुझे लग रहा है कि टाइम वेस्ट करने से बहुत हमें फायदा नहीं होगा अनटिल अनलेस हम रगड़ के पढ़ाई नहीं करते, तो ठीक है। तो वो चीज़ है ना, तुम्हारे पास थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो। मोटिवेशन और वो क्या कहते हैं जुनून सब में होता है, बट थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना है हमें। आयुर्वेदा इज़ वेरी गुड ऑप्शन। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं इसमें हूँ, बट तुम जब इसके बारे में जानोगे तुम्हें खुद पता चलेगी। मेरे घर में 3 जनों का ट्रीटमेंट हुआ है आयुर्वेदा से एंड दे ऑल 3, इवन मेरा खुद का ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेदा से मैंने कराया है। मेरा फेसिक लॉक हुआ था, मेरा सर्वाइकल पेन होता है, सीवियर पेन होता है, वो मैंने कराया था। मेरे फ्रेंड्स करा रहे हैं आयुर्वेदा से। मैं अभी बहुत जल्द नेत्र तर्पण के लिए जाने वाली हूँ, जिसमें मुझे ऐसा बताया गया है कि मेरे आई साइट जो है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो सकता है एंड जो मेरे पास है वो धीरे धीरे घटते घटते मेरा चश्मा भी हट सकता है। तो काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली ऐसी, इसके ऊपर और मुझे रिसर्च करना है हालांकि, बट काफ़ी अच्छे ऑप्शन है हमारे पास। तो यू कैन जस्ट चेक आउट द वीडियो एंड अभी उसका एक एडवांस वर्जन और आने वाला है। अभी बहुत जल्द हमारे जूनियर्स आने वाले हैं, जैसे वो आएंगे उनसे और क्वेश्चन लेके और हम लोग इंटरेस्टिंग जो है Q&A सेशन करने वाले हैं। अपने जूनियर एज वेल एज सीनियर से भी करेंगे। इस बार हम सोच रहे हैं हम सुपर सीनियर्स को भी लाएंगे, कैंपस सीनियर्स को भी लाएंगे अपने चैनल पे एंड बहुत इंजॉय करने वाले हम। सो या विद दिस वी आर डन एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।